तो सबसे पहली जो डेफिनेशन हम देख रहे हैं दैट इज ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर के अंदर दो चीजें आती हैं। पहला इज क्रेडिट एक्सपोजर। क्रेडिट एक्सपोजर वो फंडेड लिमिट्स का भी हो सकता है, नॉन फंडेड क्रेडिट लिमिट्स का भी होता है। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर। इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर में मेनली क्या क्या आता है, अंडरराइटिंग, जो कि हमने पढ़ा था कि अंडरराइटिंग बेसिकली क्या होती है कि अगर कोई कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, एफपीओ लेके आ रही है एंड वो फुली सब्सक्राइब नहीं होगा तो हाँ, बैंक एक कमिटमेंट दे देता है कि जितने शेयर अनसब्सक्राइब रह जाएंगे उसको सब्सक्राइब कर कौन करेगा, बैंक करेगा। दैट इज नोन एज अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग है उसके जैसे ही कोई कमिटमेंट होती है तो उसको क्या, वो किस चीज के अंदर आती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर के अंदर आती है। जिस टाइम पे हम एक्सपोजर देख रहे हैं एक्सपोजर कितना है, तो उसके अंदर हम दो चीजें लेते हैं। एक तो होती है सैंक्शन लिमिट और होती है आउटस्टैंडिंग। सैंक्शन लिमिट लाइक कि आप कितने से मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हो। आउटस्टैंडिंग आपने कितना लोन एक्चुअली लिया है। फॉर एग्जांपल मैं कंपनी हूं, मुझे एक लिमिट सैंक्शन की गई कि मैं 5 करोड़ की सीसी यूज कर सकता हूँ, कैश क्रेडिट यूज कर सकता हूँ। तो उसके अंदर से अभी मैंने सिर्फ 3 करोड़ की सीसी की यूज करी है, तो मेरी सैंक्शन लिमिट क्या हुई, 5 करोड़। मेरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या हुई, 3 करोड़। जिस टाइम पे मैं अपना क्रेडिट एक्सपोजर काउंट कर रहा हूँ तो मैं सैंक्शन लिमिट और आउटस्टैंडिंग लिमिट दोनों को कंपेयर करूंगा। जो दोनों में से हायर होगी उसको मैं क्या करूंगा, अपनी एक्सपोजर लिमिट के अंदर रिकॉग्नाइज करूंगा। जैसे इस केस के अंदर सैंक्शन लिमिट 5 करोड़ थी जो हायर थी आउटस्टैंडिंग से, तो मेरा क्रेडिट एक्सपोजर कितना हुआ, 5 करोड़ का। ठीक है। इसके अलावा एक केस दिया गया, अगर ऐसा कोई केस है जो फुली ड्रॉन टर्म लोन है। फुली ड्रॉन टर्म लोन मतलब ऐसे टर्म लोन जिनमें से पूरा का पूरा पैसा निकल चुके हैं, उसमें से और ज्यादा पैसा निकलने के चांसेस नहीं है, तो जो बैंक है वो सैंक्शन लिमिट की जगह आउटस्टैंडिंग लिमिट को भी क्रेडिट एक्सपोजर की तरफ काउंट कर सकते हैं। दोनों में हायर कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कुछ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके जो ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड किससे हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप से, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव से या गोल्ड से। तो उनके अंदर क्रेडिट एक्सपोजर किस तरीके से काउंट किया जाता है, उनको एक्सपोजर मेजर करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं करंट एक्सपोजर मेथड। करंट एक्सपोजर मेथड क्या है, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। करंट एक्सपोजर मेथड से पढ़ने से पहले हम एक ही चीज देख रहे हैं, अगर कोई ऐसी ऑप्शंस है जो सेल हो चुकी हैं, जिसको बोलते हैं सोल्ड ऑप्शंस। सोल्ड ऑप्शन को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, बट उसकी कंडीशन क्या है कि अगर कोई ऑप्शन सेल हो चुकी है एंड अगर उसके अगेंस्ट प्रीमियम और फी और कोई भी इनकम आ चुकी है तो भी उसको एक्सक्लूड करना है, लेकिन अगर उसके अंदर अभी इनकम आनी बाकी है तो उसको एक्सक्लूड नहीं करना है। एक और यहाँ एक कंसेप्ट दिया गया दैट इज नोन एज बायलैटरल नेटिंग। बायलैटरल नेटिंग इज बेसिकली कि देख हमारे पास जो डेरिवेटिव डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो तीन तरीके से हो सकते हैं। एक जिनकी वैल्यू पॉजिटिव चल रही हो, एक जिनकी वैल्यू नेगेटिव चल रही हो, एक जो न्यूट्रल हो। ठीक है, एक जो न्यूट्रल हो। बायलैटरल नेटिंग क्या कहती है, बायलैटरल नेटिंग क्या कहती है, जो तो न्यूट्रल है चलो उसकी वैल्यू जीरो है, जो पॉजिटिव नेगेटिव है इनको नेट ऑफ कर दो। दिस इज नोन एज बायलैटरल नेटिंग। बट जब हम अपना क्रेडिट एक्सपोजर मेजर कर रहे हैं तो ये बायलैटरल नेटिंग अलाउड नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट था उसकी वैल्यू थी -5 करोड़, एक कॉन्ट्रैक्ट था उसकी वैल्यू थी +10 करोड़। तो जो हमारा नेट एक्सपोजर आता है दैट विल बी 5 करोड़ अंडर बायलैटरल नेटिंग। बट क्रेडिट एक्सपोजर मेजर करते वक्त ये चीज हमें अलाउड नहीं है, बायलैटरल नेटिंग अलाउड नहीं है। इस केस में जो हम पॉजिटिव हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी एमटीएम वैल्यू लेंगे, मार्क टू मार्केट वैल्यू लेंगे, दैट इज इस केस में 10 करोड़। तो हमारा जो क्रेडिट एक्सपोजर है दैट विल बी 10 करोड़, हम उसको नेगेटिव वैल्यू के साथ नेट ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है। इनको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, करंट एक्सपोजर मेथड। करंट एक्सपोजर मेथड के अंदर दो चीजें आती हैं। करंट एक्सपोजर मेथड के अंदर एक तो आता है करंट क्रेडिट एक्सपोजर, करंट क्रेडिट एक्सपोजर। सेकंड हमारे पास आता है पोटेंशियल फ्यूचर क्रेडिट एक्सपोजर, कि एट प्रेजेंट कितना क्रेडिट एक्सपोजर है प्लस फ्यूचर में कितना हो सकता है। उन दोनों को जब ऐड कर दिया जाता है तो हम क्या, हमारा जो क्रेडिट एक्सपोजर है टुवर्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स निकल के आ जाता है। ठीक है। करंट क्रेडिट एक्सपोजर को किस तरीके से मेजर किया जाता है, जो पॉजिटिव हमारी एमटीएम वैल्यूज उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो करंटली है उस वो क्या आ जाएगा, करंट क्रेडिट एक्सपोजर। ठीक है। जो करंट क्रेडिट एक्सपोजर हम उसको क्या करेंगे, टाइम टू टाइम मेजर करते रहेंगे ताकि हम करंट सिनेरियो की, करंट पोजीशन की वैल्यू पता कर सके। पोटेंशियल फ्यूचर क्रेडिट एक्सपोजर में क्या होता है, हमारे पास एक नोशनल प्रिंसिपल होता है। लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 करोड़ का है, वो इन फ्यूचर 10 करोड़ में भी सेटल किया जा सकता है, उससे कम में भी किया जा सकता है, बट उसका जो नोशनल प्रिंसिपल क्या हुआ दैट विल बी 10 करोड़। ठीक है। उसके बाद उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, रेलिवेंट एड ऑन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं सीसीएफ, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर। कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 करोड़ का है, इन फ्यूचर ये कितने के क्रेडिट एक्सपोजर में कन्वर्ट हो सकता है, हम वही तो मेजर कर रहे हैं, पोटेंशियल फ्यूचर क्रेडिट एक्सपोजर की ये फ्यूचर के अंदर जो क्रेडिट एक्सपोजर है वो कितने में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नोशनल अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर से। क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर्स क्या किस किस रेट पे है, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी मेच्योरिटी 1 साल या 1 साल से कम है
सेकंड सेकंड टाइप इज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनकी मेच्योरिटी एक साल से लेके 5 साल तक है। तीसरे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनकी मेच्योरिटी 5 साल से ज्यादा है। ठीक है, उसमें भी दो कैटेगरीज बांट दी गई, इंटरेस्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट्स। इंटरेस्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट्स में ये 0.5%, 1%, 3%। एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट्स और गोल्ड ट्रांजेक्शन के अंदर 2%, 10% और 15% बेस्ड अपॉन देयर रेजिडुअल मेच्योरिटी। तो ये सीसीएफ होता है। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डील करता है गोल्ड ट्रांजेक्शन के अंदर। ठीक है, उसकी जो मेच्योरिटी है वो 3 साल पड़ी है, तो कौन सी कैटेगरी में फॉल हुआ? सेकंड कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी में। ओवर 1 ईयर अप टू 5 ईयर्स, तो 1 to 5 में 3 ईयर्स काउंट हो गए। डील हम किस में कर रहे हैं? गोल्ड में। उसका सीसीएफ क्या है? 10%। तो जो भी नोशनल अमाउंट होगी, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 10 करोड़, 10 करोड़ को 10% में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1 करोड़। तो जो हमारा क्रेडिट एक्सपोजर है दैट विल बी 1 करोड़। पोटेंशियल फ्यूचर क्रेडिट एक्सपोजर दैट विल बी 1 करोड़। ओके। ठीक है, अब हमने इस एग्जांपल में देखा कि एक ही वैल्यू थी 10 करोड़ की, वो 3 साल के अंदर मैच्योर हो रही थी, तो हमने सीधा उठाया, सेकंड कैटेगरी में पुट करा, इधर से 10% रेट निकाला और वो मल्टीप्लाई करके 1 करोड़ की वैल्यू क्रेडिट एक्सपोजर की निकाल ली। बट अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर मैच्योर होगा, हम ये 10 करोड़ वाली एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। सपोज 10 करोड़ की एक है, 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, वो हर साल एक करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ मैच्योर होगा, गोल्ड का ही है सोन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पर इंस्टॉलमेंट के साथ जितनी इस इंस्टॉलमेंट की मेच्योरिटी रह जाएगी उसको क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला फॉल हुआ फर्स्ट कैटेगरी में, इस पर रेट लग रहा है 2%, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2%। सिमिलरली 10%, 10% अप टू सोन। आफ्टर जो 5 ईयर्स वाले होंगे उनको 15% से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड जो वैल्यू आएंगे उनको एडिशन करके हम अपना क्या निकालेंगे? पोटेंशियल रिस्क फ्यूचर, पोटेंशियल फ्यूचर क्रेडिट एक्सपोजर। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट था ये इसी चीज को बता रहा है कि सपोज ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो बीच में मैच्योर हो रहा है। लाइक ये 10 करोड़ वाला हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसकी मेच्योरिटी होती है हर साल 30 सितंबर को। ओके, तो उस क्वेश्चन उठता है कि अगर इसकी हर साल 30 सितंबर को हो रही है तो मैं किस वाली कैटेगरी में इसको रखूं और मल्टीप्लाई करूं? सो इसकी सपोज प्रोविजन है कि हर साल किस में मैच्योर होगा? आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, तो अगर ये 30 सितंबर को मैच्योर हुआ तो इसकी जो नेक्स्ट नेटिंग ऑफ है, नेक्स्ट सेटलमेंट कब होने वाली है? 31 मार्च को। तो हम जो इसकी नेक्स्ट सेटलमेंट डेट है, सेटलमेंट पीरियड है, उसी को इसकी मेच्योरिटी पीरियड मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको कैटेगरी में पुट करके सीसीएफ का यूज करेंगे। जैसे आफ्टर 6 मंथ्स हो रहा है तो मतलब मेच्योरिटी कितनी हुई? 6 मंथ। तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? फर्स्ट मंथ में, 1 ईयर और लेस में। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2% से। ओके, तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो इसी चीज को बता रहा है। ओके, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो सिंगल करेंसी फ्लोटिंग है या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप है, उसके अंदर हम पोटेंशियल क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर को क्या करते हैं? निकालते नहीं है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं हो। सेवंथ इज, हमने अपरेंट नोशनल अमाउंट्स नहीं लेनी है, इफेक्टिव नोशनल अमाउंट लेनी है। अपरेंट नोशनल अमाउंट्स और इफेक्टिव नोशनल अमाउंट में क्या होता है? अपरेंट नोशनल अमाउंट मतलब जो एक्चुअली दिख रही है, इफेक्टिव जो एक्चुअली होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नोशनल अमाउंट इज $1 मिलियन है। ठीक है, हमें इंटरनली लगता है कि ये बाद में क्या हो जाने वाला है? डबल हो जाने वाला है, तो इसका जो इंटरनल रेट है दैट विल बी 2 टाइम्स। हमें ये लग रहा है, तो इसका जो नोशनल रेट है, नोशनल अमाउंट इज $1 मिलियन जो हमें दिख रही है, बट एक्चुअली होने कितने वाली है? $2 मिलियन। 1 into 2 हो जाने वाला है। ओके, बीपीएलआर क्या होता है? लैंडिंग रेट बेसिकली। तो 1 into 2 करके हो गया 2 मिलियन। तो जो हम सीसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल रिस्क फ्यूचर निकालने के लिए, हम इफेक्टिव अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 मिलियन को मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि जो अपरेंट वैल्यू है 1 मिलियन उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या वैल्यू लेनी है? इफेक्टिव वैल्यू लेनी है, नोशनल वैल्यू नहीं लेनी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास निकल के आता है क्रेडिट एक्सपोजर। क्रेडिट एक्सपोजर में दो चीजें आती हैं। सारी क्रेडिट फैसिलिटी, चाहे वो फंडेड हो चाहे नॉन फंडेड हो, पहली चीज। सेकंड, कोई भी ऐसी फैसिलिटीज जो बैंक के द्वारा दी गई हैं फॉर इक्विपमेंट लीजिंग, हायर परचेज फाइनेंस और फैक्टरिंग सर्विसेज के लिए, इन दोनों चीजों को जब कंबाइन किया जाता है तो क्या आता है हमारे पास? क्रेडिट एक्सपोजर। ठीक है, तीसरी चीज, उसके बाद हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर। इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? ऑल इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज, पीएसयू के बॉन्ड्स एंड कमर्शियल पेपर्स, इनके अंदर जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर। ठीक है, हमने एक पढ़ा था बैंक अपनी सिक्योरिटीज को किसको बेच बैंक अपनी सिक्योरिटीज
बैंक अपनी एसेट्स को सिक्योरिटाइज करवा के सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज और रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज के द्वारा इशू कर सकता है। सो अगर ऐसी कोई फाइनेंशियल एसेट्स बेची जाती है तो उसका एक्सपोजर किस पे होगा? सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज और रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज के ऊपर होगा। इनिशियल ईयर्स में अगर केस टू केस वेरी करता है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है उनको ये अलाउ किया जा सकता है कि वो अपनी प्रोडेंशियल एक्सपोजर लिमिट से थोड़ा ज्यादा वर्क कर लें, क्योंकि बेसिकली इनिशियल ईयर्स में उनके पास कस्टमर्स नहीं होते, डिपॉजिटर्स नहीं होते, तो उन्हें उनके पास बिजनेस कम होता है, तो अपना बिजनेस सही तरह से चला सके। तो इनिशियल ईयर्स में हो सकता है, केस टू केस बेसिस वेरी करता है, कि उन्हें अपनी लिमिट से ज्यादा एक्सपोजर देने के लिए क्या कर दिया जाए? परमिट कर दिया जाए। ठीक है, अगला हमारे पास निकल के आता है ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट्स जो बॉन्ड या डिबेंचर्स में की गई हो, बट उनकी गारंटी किसने दी हो? किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, वो भी हमारा किसके ऊपर काउंट होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर में आता है। अगर कोई ऐसे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इनकी गारंटी कौन दे रहा है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो हम ये मानेंगे जो बैंक का एक्सपोजर है वो कंपनी की तरफ ना होके इन्हीं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ है। रीजन मीन अगर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने गारंटी दी है तो इसका मतलब क्या है कि इन एनी केस अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो पैसा कौन देगा? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो बैंक का एक्सपोजर है वो किन की तरफ हुआ? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आते कौन कौन है? इसके अंदर कुछ दी गई है, लिस्ट दी गई है 15 एंटिटीज की जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर काउंट होती हैं। अगर ये एंटिटीज किसी भी डिवेंचर या बॉन्ड की गारंटी देती है तो हम मानेंगे जो हमारा एक्सपोजर है वो इन्हीं 15 एंटिटीज के अगेंस्ट है, ना कि उस कंपनी के अगेंस्ट है। ठीक है, अगर किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, जो हमने पिछला पॉइंट देखा, वो किसी कंपनी को गारंटी देता है तो उस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का उस कंपनी की तरफ जो एक्सपोजर होगा वो कितना माना जाएगा? अप टू 50%। बट हमारा अगर हम उसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जो हमारा एक्सपोजर है टुवर्ड्स द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो कितना माना जाएगा? 100%। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज बॉन्ड्स इशू है 100 करोड़ के। ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने गारंटी दी है तो उनका जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपोजर होगा टुवर्ड कंपनी, दैट विल बी 50 करोड़, 50%। ठीक है, बट अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बैंक ने इन्वेस्ट करा 10 करोड़, तो जो बैंक का पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ जो एक्सपोजर होने वाला दैट विल बी ऑफ 10 करोड़, 100% एक्सपोजर होगा। इसके अंदर हम 50% नहीं लेंगे, हम कहेंगे हमने अपना पूरा जो रिस्क है वो किसकी तरफ एक्सपोज करके रखा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ एक्सपोज करके रखा। उसके बाद हम डेफिनेशन देख रहे हैं कैपिटल फंड्स की। कैपिटल फंड में क्या क्या आता है? टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल होती क्या है? वो कैपिटल एक्टिविटी स्टैंडर्ड्स हम पढ़ेंगे, उनके अंदर डिफाइन किया गया कि क्या क्या चीजें टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप एक्चुअली क्या होता है वो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, वो ये जो टास्क है वो बैंक के ऊपर छोड़ दिया गया कि बैंक अपने बेसिस पे जो उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को इकट्ठा करके क्या बना सकते हैं? ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, वो गाइडिंग प्रिंसिपल इसके अंदर बेसिकली क्या हो सकता है कि हो सकता है उनकी मैनेजमेंट कॉमन हो, इफेक्ट लाइक हम एग्जांपल अभी ली थी रिलायंस वाली। रिलायंस के ऊपर जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो किसकी है? मुकेश अंबानी जी की। जियो के ऊपर भी किसकी है? मुकेश अंबानी जी की। तो उनको दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया जा सकता है? ग्रुप बनाया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे हम एक इसमें एक चीज एक्सेप्शन में आती है, लाइक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में क्या होता है? जो मेन शेयर होल्डिंग है वो किसकी रहती है? गवर्नमेंट की रहती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ही वो होते हैं जिसके अंदर मोर देन 50% ओन कौन करता है? गवर्नमेंट ओन करती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि इफेक्टिव कंट्रोल तो गवर्नमेंट का है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी एक ग्रुप बनाओ। बट वो चीज इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होती। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के केस में सिर्फ सिंगल बोरोर की लिमिट लगती है, ग्रुप बोरोर्स वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती क्योंकि उन्हें ग्रुप का पार्ट ही नहीं बनाया जाता। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज है, सपोज एक ग्रुप था, वो पहले ग्रुप की तरह वर्क कर रहा था, वो अलग अलग हो गया। लाइक जियो था, वो पहले रिलायंस का पार्ट था, अब उसको अलग कर दिया गया, जियो अपना अलग पार्ट बन चुका है, रिलायंस अलग पार्ट बन चुका है, दोनों की मैनेजमेंट अलग अलग हो चुकी है। उस केस के अंदर इट विल बी नोन एज देयर इज अ स्प्लिट इन द ग्रुप। जब ऐसा कुछ होगा तो उन दोनों स्प्लिट्स को अलग अलग तरीके से सेपरेट ग्रुप्स की तरह डील किया जाएगा, उनको उसके बाद भी इकट्ठा नहीं रखा जाएगा।